हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 4। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ के प्रश्नों के उत्तर को, अभ्यासकार को, और जानते हैं अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में। यहाँ देखिए, बताइए से पहला प्रश्न है, मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया। उत्तर है यहाँ 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, मोर अधिक ऊंचाई तक क्यों नहीं उड़ सकता। उत्तर है इसका, पंखों के भार के कारण मोर अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता। अगला प्रश्न है, मोर सबसे अधिक खुश कब होता है। उत्तर है, मोर वर्षा काल में बादलों के गरजने पर खुश होता है। अगला प्रश्न है, लोग मोर क्यों पालना चाहते हैं। मोर को ही क्यों पालते हैं। उत्तर है, इसकी सुंदरता और शांति प्रियता के कारण लोग इसे पालना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। उत्तर है, मोर का वैज्ञानिक नाम पाबो क्रिस्टेटस है। अगला प्रश्न है, मोर आकर्षक क्यों दिखाई देता है। उत्तर है, मोर के हरे नीले रंग वाले मोर बहुत आकर्षक और मनमोहक होते हैं, तो इसके हरे नीले पंखों के कारण यह आकर्षक लगता है। अगला प्रश्न है, मोर खुश होने पर क्या करता है। आप सबको पता है, मोर खुश होने पर नाचने लगता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में मोर का महत्व किस प्रकार है। उत्तर है, प्राचीन काल में मोर को किस प्रकार महत्व दिया गया है। तो ये उत्तर देखिए, प्राचीन काल में मोर का पंख श्री कृष्ण अपने मुकुट में लगाते थे। महाकवि कालिदास ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी से ऊंचा स्थान दिया है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जारी सिक्कों में भी मोर का चित्र बना होता है। कुछ शासक हीरे पन्ने से जड़े जिस सिंहासन पर बैठते थे उसे तख्त ताऊस कहा जाता था, क्योंकि इस पर दोनों तरफ मोर के चित्र बने रहते थे। अगला प्रश्न है, ताऊस का क्या अर्थ है। तख्ते ताऊस की क्या विशेषताएं हैं। उत्तर है, मोर को अरबी भाषा में ताऊस कहते हैं। कुछ शासक हीरे पन्ने से जड़े सिंहासन पर बैठते थे, उसे तख्ते ताऊस कहा जाता था, क्योंकि उसके दोनों तरफ मोर के चित्र बने होते थे। ये प्रश्न देखिए अगला, हमें राष्ट्रीय प्रतीकों और चिन्हों की ज़रूरत क्यों होती है। थोड़ा धुंधला हो गया है प्रश्न, इसको आप अपनी किताब से देख लीजिए। अगले इसका उत्तर है, यह है प्रश्न, हमें राष्ट्रीय प्रतीकों की ज़रूरत क्यों होती है। उत्तर है, राष्ट्रीय प्रतीक देश की पहचान है। इनसे किसी भी देश की प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक अथवा राष्ट्रीय भावना प्रस्तुत होती है। राष्ट्रीय प्रतीकों की ज़रूरत इसलिए भी होती है क्योंकि इससे राष्ट्रीय महत्व के विषय को संरक्षण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, यदि आपको मोर का शिकार करने के बारे में पता चले तो आप क्या करेंगे। उत्तर है, यदि मुझे मोर का शिकार करने के बारे में पता चलेगा तो मैं तत्काल नज़दीकी पुलिस स्टेशन में उसकी सूचना दूंगा। इसके बाद वन्य विभाग के अधिकारियों को भी इसके बारे में सूचित करूंगा। अगला प्रश्न है, ये पाठांश दिया गया है, इस पाठांश में कुछ रिक्त स्थान हैं, उनको हमें भरना है। तो यहाँ आप देखिए, प्राचीन काल से ही डैश हमारे डैश का केंद्र रहा है। अनेक डैश कथाओं में मोर का डैश मिलता है। भगवान डैश अपने डैश में डैश लगाते थे। महाकवि डैश ने तो मोर को डैश पक्षी से भी अधिक ऊंचा स्थान दिया है। तो यहाँ आप कोशिश करिए भरने की, नहीं तो मैं बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ ये खाली स्थान दिए गए हैं। पहले में आकर्षक, फिर धार्मिक, फिर उल्लेख, फिर श्री कृष्ण, मुकुट, मोरपंख, कालिदास, राष्ट्रीय स्थान, इन सबको आप फिल कर लीजिए। अगला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। जैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, अभी आप इसके बारे, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है पता कीजिए आप, बरगद है ना, बरगद लिखा हुआ है, उस पर टिक कर लीजिए।
फिर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मोर का चित्र छपा था। तो कहाँ छपा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में? अभी अभी पढ़ा था ना हमने, तो सिक्कों पर छपा था। फिर है मोर की गर्दन होती है, कैसी होती है? सुराही की तरह है। इनको आप फिल कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है, आप पक्षियों की देखभाल कैसे करना चाहोगे? इसका उत्तर है जीवन कौशल का उत्तर है ये। पक्षियों की देखभाल करने के लिए मैं पौधे लगाऊंगा और लोगों को पेड़ काटने से मना करूंगा। इसका कारण यह है कि अधिकतर पक्षी पेड़ों पर ही रहते हैं और लोगों को भी यह समझाऊंगा कि तालाबों को पानी से भरा रखें। अगला प्रश्न है, लगातार घटते जंगलों के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उत्तर है लगातार घटते जंगलों के बारे में मैं सभी को कहना चाहूँगा कि अन्न उत्पादन के लिए अनुपजाऊ भूमि को उपजाऊ बनाएं, परंतु जंगलों का विनाश ना करें। अगला प्रश्न है शब्द संपदा से, तो यहाँ पर्यायवाची लिखने हैं। तो पंख का पर्यायवाची क्या होगा? डैना। और यहाँ क्या दिया गया है इनमें से देखिए आप, पर और डैना। मोर का पर्यायवाची क्या होगा? मयूर। और देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, केकी। पक्षी का पर्यायवाची बिहग। और देखिए जरा इनमें से क्या होगा, बिहग दिख रहा है और क्या है, देखिए जरा ध्यान से, खग है, खग। फिर वृक्ष का तरु बिटप है, पशु का चौपाया और जानवर है। कमल का यहाँ नीरज दिया गया है। और क्या दिया गया है? सरोज दिया गया है। चांद का चंद्र दिया गया है, शशि दिया गया है। ऐसे आप इनको फिल कर लीजिए। अगला है यहाँ विलोम शब्द लिखना है। तो आदर का अनादर, आकर्षक का अनाकर्षक, खुश का दुखी, शांति का अशांति, प्राचीन का नवीन और पसंद का नापसंद। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। तो भारत से संबंधित क्या होगा? भारतीय। विज्ञान का ज्ञाता वैज्ञानिक। जो धर्म से संबंधित हो धार्मिक। और जो मांस ना खाता हो क्या होता? शाकाहारी। अगला प्रश्न है शुद्ध करके लिखिए। तो आप इसको देखिए, आकर्षक, प्रकृति, ऋतु, तलाश, शशा। तो ये आप इनको शुद्ध वर्तनी हम बता देते कैसे लिखना है। ये देखिए तीसरे और चौथे का उत्तर दिया गया ना, आकर्षक, प्रकृति, ग्रीष्म, तलाश, शासक, है ना। और ऊपर तीसरे का दिया गया भारतीय, वैज्ञानिक, धार्मिक, मांसाहारी। उसमें लिखा है जो मांस ना खाता हो। तो मांस नहीं खाता, कौन नहीं खाता? शाकाहारी। ये उत्तर गलत है ना। तो आप इसको ऐसे आप फिल कर लीजिए। यहाँ हमारा ये पाठ समाप्त होने को है। अब देखिए कितना सुंदर चित्र है मोर का। इसको आप बहुत सुंदर बनाइए और इसमें रंग भरिए, सुंदर सुंदर रंग भर के इसको और सुंदर बनाइए। तो आपने इस पाठ के माध्यम से जाना पशु पक्षियों के बारे में, मोर की विशेषताओं के बारे में, मोर क्यों चिन्ह बना हमारा, राष्ट्रीय चिन्ह क्यों है ना, और भी राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में जाना। ऐसी ही नई नई जानकारियों को हम जानते रहेंगे। अगले पाठ को पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।